हेलो एवरीवन, जीटी अपडेट्स में आपका स्वागत है। 12 अगस्त 2020 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट टैक्स में एक रिफॉर्म्स लाए हैं। रिफॉर्म्स में क्या है? फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील, टैक्स फील्ड स्टेटस, अ प्लेटफॉर्म फॉर अ ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। तो आइए सबसे पहले देखते हैं फेसलेस असेसमेंट। तो पहले क्या होता था कि जब भी कोई भी असेसमेंट हमारा होता था तो हम जिस सिटीज में जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का एक टैक्स ऑफिसर होता है। तो वो टैक्स ऑफिसर के अधीन हमारा टैक्स असेसमेंट होता है, यानी हमको ऑफिस पे जाना पड़ता था, फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना पड़ता था। एक हियरिंग, दो हियरिंग, थ्री हियरिंग, लंबा टाइम चलता था थोड़ा असेसमेंट जैसा केस हो। तो पहले हमको फिजिकली इंटरफेस करना पड़ता था डिपार्टमेंट को, और वो लिमिटेड टू अवर सिटीज होता था। यानी हम जहाँ पे पर भी रहते हैं उस सिटीज में, उस जुरिडिक्शन में जो इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं, उनके अधीन हमारा केस रहता था। तो आइए देखते हैं ये नए फेसलेस असेसमेंट में क्या चेंजेस आया है। तो जैसे कि हम जानते हैं पुराने सिस्टम में जो जो भी ड्रॉबैक थी वो सब रिमूव करने की कोशिश इसमें की गई है। तो सबसे पहले जो सिलेक्शन ऑफ केस होता है वो सिस्टम बेस्ड कर दिया है, यानी डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से केस सिलेक्ट होगा असेसमेंट के लिए। ठीक है। फिर एप्लीकेशन ऑफ टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, तो हमने पहले बात की जैसे कि हमारा जो भी असेसमेंट पहले होता था वो जुरिसडिक्शनल बेस होता था, यानी जो भी सिटी में उस सिटी के इनकम टैक्स ऑफिसर के अधीन होता था। तो ये टेरिटोरियल जुरिसडिक्शनल लिमिट थी वो एबलिश कर दी गई है फेसलेस असेसमेंट में। फिर आता है ऑटोमेटेड रैंडम एलोकेशन ऑफ केसेस। तो जो भी एलोकेशन होता है इनकम टैक्स असेसमेंट का, वो अभी रैंडम बेसिस पे किसी भी ऑफिसर को एलोकेट किया जाएगा ऑन रैंडम बेसिस। ठीक है। सेंट्रल इश्यूएंस ऑफ नोटिस विद डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो जो भी सेंट्रल नोटिस इश्यू होगा वो एक डील नंबर के साथ इश्यू होगा। नो फिजिकल इंटरफेस, तो पहले फिजिकली हमको जाना पड़ता था, तो अब ये नए फेसलेस असेसमेंट में हमको वहां पे जाने की जरूरत नहीं रहेगी। नो नीड टू विजिट इनकम टैक्स ऑफिस। फिर आएगा टीम बेस्ड असेसमेंट एंड टीम बेस्ड रिव्यू। तो पहले एक ही ऑफिसर एक ही ऑफिस से पूरा असेसमेंट हैंडल होता था, तो अब ये ऐसा नहीं होगा, अब टीम बेस्ड असेसमेंट होगा। यानी एक सिटी में हमारा ड्राफ्ट ऑर्डर बनेगा, दूसरी सिटी में वो ऑर्डर बना है उसका रिव्यू होगा, और फाइनलाइजेशन किसी थर्ड सिटी में होगा। तो ये टीम बेस्ड असेसमेंट हो गए होने वाला है अभी। इस पर्टिकुलर फेसलेस असेसमेंट के कुछ एक्सेप्शन है, यानी कुछ केसेस है जो फेसलेस असेसमेंट के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो वो कौन से केस है? सीरियस फ्रॉड केस है, मेजर टैक्स इवेशन है, सेंसिटिव एंड सर्च मैटर्स है, इंटरनेशनल टैक्सेशन मैटर है, ब्लैक मनी एक्ट है और बेनामी एक्ट है। तो ये सब चीज ये फेसलेस असेसमेंट के रडार के बाहर है, बाहर की चीज है। वीडियो को आगे देखने से पहले इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। आइए तो देखते हैं फेसलेस अपील्स में क्या चेंजेस आए। तो सीआईटी अपील्स में पहले ऐसा ही होता था कि हमको जुरिडिक्शन वाइज अपील्स हैंडल करनी पड़ती थी एसएससी को, यानी डिपार्टमेंट विजिट करना पड़ता था, फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन, ऑल द एक्सेट्रा जो भी चीज असेसमेंट में होती थी वही की वही चीज अपील्स में होती थी, लेकिन वो एक हायर लेवल का सीआईटी अपील्स में थे। तो अपील्स में क्या क्या नए नए चेंजेस आए हैं? तो अपील्स जो एलोकेशन है वो रैंडम बेसिस पे हो गया, एनी ऑफिसर इन द कंट्री। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, यानी अगर आपका जुरिसडिक्शन बेंगलोर में पड़ रहा है तो आपका सीआईटी अपील बेंगलोर पहले होता था, तो अभी आपका सीआईटी अपील कहीं पे भी हो सकता है, कंट्री के किसी भी कोने में या किसी भी सिटी में हो सकता है। ठीक है। और मेन चीज है जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑफिसर है वो अननोन ही रहेंगी, यानी वो मिस्टर इंडिया रहेंगे। यानी हमारा सीआईटी अपील्स के ऑफिसर है वो कौन सी सिटी में है, कहाँ से है, किसी को भी उनकी आइडेंटिटी का पता नहीं चलेगा। ठीक है। नो नीड टू विजिट द ऑफिस और ऑफिसर और ऑफिस, तो वो तो फेसलेस हो गया, तो वो जाने की जरूरत ही नहीं है। तो और चौथा पॉइंट है द अपीलेट डिसीजन विल बी टीम बेस्ड, यानी जो असेसमेंट में टीम बेस्ड असेसमेंट होता था, ड्राफ्ट कोई और करता था, उसको रिव्यू कोई और करता था, और फाइनलाइज कोई और करता था, तो वैसे भी टीम बेस्ड अपीलेट में डिसीजन होगा। तो उसके भी एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, जो नहीं गिने जाएंगे। तो वो वही के वही है, सीरियस फ्रॉड है, मेजर मेजर टैक्स एविएशन है, सेंसिटिव एंड सर्च मैटर्स है, इंटरनेशनल टैक्सेशन मैटर है, ब्लैक मनी एक्ट है, बेनामी एक्ट है। तो ये सब चीज नहीं कवर होगी ये फेसलेस अपील्स में।
तो ये जो नई फेसलेस असेसमेंट एंड फेसलेस अपील्स जो नया रिफॉर्म्स आया है, उसका मोटा-मोटी ऑब्जेक्टिव यही है कि एफिशिएंसी बढ़ाना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही बढ़ाना डिपार्टमेंट की, और जितना भी कम हो सके उतना फिजिकल इंटरफेस कम करने का टैक्स पेयर और टैक्स ऑफिसर्स के बीच में। आइए तो देखते हैं टैक्स पेयर चार्टर्स क्या है। तो इसमें बेसिकली डिपार्टमेंट टैक्स पेयर्स को 14 अलग-अलग कमिटमेंट करते हैं। तो वो है फेयर, कर्टेस एंड रिस्पांसिबल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। फिर टैक्स पेयर को ऑलवेज ऑनेस्टली ट्रीट करना है अनलेस अंटिल दे प्रूव रॉन्ग। फिर अपील एंड रिव्यू के लिए एक अच्छा-सा मैकेनिज़्म प्रोवाइड करना है। फिर कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। फिर टाइमली डिसीजन भी प्रोवाइड करना है। करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्ट करना है। फिर जो टैक्स पेयर की प्राइवेसी है उसको रिस्पेक्ट देना है। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है हर एक केस में वो मेंटेन करनी है। फिर आता है अथॉरिटीज़ को मोर अकाउंटेबल यानी जवाबदेही के रूप में लाना है, यानी मोर अकाउंटेबल बनाना है। फिर इनेबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चॉइस होता है, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करना हो उसमें उनको चॉइस दी जाती है। अगर वो खुद से नहीं जा सकते तो एआर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर जो कंप्लेंट लॉन्च करनी है उसके लिए एक मैकेनिज्म डेवलप प्रोवाइड करना है। फिर फेयर एंड जस्ट सिस्टम प्रोवाइड करना है। सर्विस स्टैंडर्ड एंड रिपोर्ट पीरियडिकली वो पब्लिश करना होता है। फिर कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस वो जो भी किसी भी एसएससी का होता है, टैक्स पेयर का होता है, उसको मैक्सिमम रिड्यूस करना भी है। तो आइए अब देखते हैं टैक्स पेयर चार्टर्स में डिपार्टमेंट ने तो कमिटमेंट कर दी है, तो अभी कुछ ऑब्लिगेशन टैक्स पेयर के साइड से भी है। तो टैक्स पेयर को बेसिकली क्या ध्यान रखना है कि उनको हमेशा ऑनेस्ट रहना है, यानी ईमानदार रहना है, यानी जो भी रिटर्न वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन दे वो करेक्ट, ट्रू एंड करेक्ट होनी चाहिए। एंड कंप्लायंट रहना है, यानी टाइम टू टाइम रिटर्न फाइल करना है, टाइम टू टाइम टैक्स पे करना है, टाइम टू टाइम नोटिस का जवाब देना है वगैरह। फिर आता है बी इन्फॉर्म्ड, यानी डिपार्टमेंट से जो भी कम्युनिकेशन आता है उसके रिगार्डिंग वो हमेशा इन्फॉर्म्ड रहे, अपडेट रहे। यानी कभी-कभी ऐसा भी होता है कि नोटिस आती है लेकिन उनको पता नहीं होता है, तो ऐसा नहीं चलेगा। इनको इन्फॉर्म रहना है हर टाइम, ठीक है? कीप एक्यूरेट रिकॉर्ड, यानी कभी-कभी ऐसा पहले भी होता है और अभी भी होता ही है कि कुछ भी नोटिस या स्क्रूटिनी या असेसमेंट आता है तो इन्फॉर्मेशन कुछ एक्यूरेट नहीं होती है। उसमें कुछ ऐड करना बाकी होता है या रिमूव करना बाकी होता है, तो ऐसा नहीं चलेगा। अपना जो भी रिकॉर्ड्स है उसको एक्यूरेट रखना है, सही से रखना है, अ, सही से रखना है। फिर चौथी चीज़ है, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी हम रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया है ऑन बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर, तो वो रिप्रेजेंटेटिव क्या सबमिट कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड उनको रखना है। यानी इन्फॉर्मेशन रखनी है कि क्या-क्या असेसमेंट में हुआ है कि इसमें क्या अपडेशन है, वो सब चीज़ उनको पता होना चाहिए। फिर रिस्पॉन्ड इन टाइम है, यानी जो भी हमारा असेसमेंट चलता है, अपील्स चलता है, तो जो भी हमारा केस है, हमारा कंप्लायंट है, वो इन टाइम करना है। और पे इन टाइम वो तो ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि जो भी हमारा टैक्स कलेक्शन होता है वो हमको टाइम टू टाइम पे करना रहेगा। ये तो देखते हैं फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील्स के अलावा नए क्या चेंजेस आए हैं। तो जो भी हमारी ब्लैक मनी अब्रॉड में है उसको कम करने के लिए द ब्लैक मनी एक्ट 2015 है। फिर बेनामी लॉ 2016 है, जो बेनामी प्रॉपर्टी और जो भी बेनामीदार है उनको कम करने के लिए है। तो ये दोनों की लिए हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दोनों पे हम डिस्कस करेंगे तो हमारा वीडियो बहुत लेंथी और लंबा हो जाएगा। फिर जो भी टीडीएस और टीसीएस के ट्रांज़ैक्शन हैं, उसमें नए ट्रांज़ैक्शन ऐड किए गए हैं, एक्सपांड किए गए हैं वो टीडीएस और टीसीएस का स्कोप। जितने भी डिजिटल ट्रांज़ैक्शन हो रहे हैं, उनको एनकरेज किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल ट्रांज़ैक्शन की तरफ। फिर इक्वलाइज़ेशन लेवी है, जो 2% एक्सटेंड कर दी गई है द फाइनेंस एक्ट 2020। फिर फॉर्म 26 सीएस है, जो हमारे टीडीएस इन्फॉर्मेशन दिखाता शो करता है, उनको अमेंड किया गया है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो आइए देखते हैं कि जो टीडीएस और टीसीएस है उसमें क्या नए ट्रांज़ैक्शन ऐड किए गए। तो टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल इंट्रोड्यूस किया गया है। जो भी कैश विड्रॉ होगा 1 करोड़ से ज़्यादा,
वो और 20 लाख जो नॉन फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, तो ये लिमिट से ज़्यादा टीडीएस विड्रॉ होगा तो उसमें टीडीएस कटेगा। फिर है टीसीएस ऑन मोटर व्हीकल अबव 10 लाख। अब अगर 10 लाख से ज़्यादा वैल्यू की कोई भी मोटर व्हीकल हम बाई करेंगे तो उसमें टीसीएस हमको कटेगा हमारा। फिर है टीसीएस ऑन फॉरेन रेमिटेंस अंडर एलआरएस अबव 7.5 लैक्स पर ओवरसीज टूर पैकेज। तो जो भी हमारा टूर पैकेज 7.5 लाख से ज़्यादा होगा उसमें टीसीएस हमारा कटेगा। फिर टीडीएस ऑन ई कॉमर्स सप्लायर एंड टीसीएस ऑन परचेस ऑफ गुड्स अबव 50 लैक्स। फिर जो एसएफटी रिपोर्टिंग है उसमें भी थोड़ी ट्रांजेक्शन ऐड किए गए, यानी कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑफ 50 लैक्स और मोर इन करंट अकाउंट। यानी जो करंट अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल होगा तो वो एसएफटी में रिपोर्ट होगा। कैश डिपॉजिट ऑफ 10 लाख और मोर इन नॉन करंट अकाउंट, यानी सेविंग अकाउंट है हमारा अदर देन करंट अकाउंट, जो भी अकाउंट है उसमें कैश डिपॉजिट हमारा 10 लाख से ज़्यादा होगा तो वो एसएफटी में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अबव 10 लैक्स, फॉरेन एक्सचेंज का 10 लाख से ज़्यादा सेल्स होगा तो वो भी रिपोर्ट होगा। फिर जो ट्रांजेक्शन है वो म्यूचुअल फंड्स के क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन है और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसमें कुछ रेशनलाइज चेंजेस किए गए हैं। फिर कंपल्सरी रिटर्न फाइलिंग का कर दिया है। जो भी डिपॉजिट 1 करोड़ से ज़्यादा करंट अकाउंट में होगी, एक्सपेंडिचर 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल में होगा और इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन 1 लाख से ज़्यादा होगा तो उनको कंपल्सरी रिटर्न फाइल करना है। तो अब देखते हैं एसएफटी यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसमें क्या-क्या नए-नए ट्रांजैक्शन ऐड किए गए हैं। सबसे पहला है जो पेमेंट ऑफ एजुकेशनल फीस और डोनेशन अबव 1 लाख, तो 1 लाख से ज़्यादा ये पेमेंट होगा तो वो एसएफटी में रिपोर्ट होगा। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अबव 1 लाख, तो 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम कंजम्पशन करेंगे यानी पेमेंट करेंगे तो वो भी एसएफटी में रिपोर्ट होगा। डोमेस्टिक बिज़नेस क्लास एयर ट्रैवल और फॉरेन ट्रैवल, एयर डोमेस्टिक बिज़नेस क्लास होगा, एयर ट्रैवल होगा या फॉरेन ट्रैवल होगा तो वो भी एसएफटी में रिपोर्ट होगा। फिर है अगर होटल्स को 20,000 से ज़्यादा पेमेंट किया है तो वो भी एसएफटी में रिपोर्ट होगा। फिर 1 लाख से ज़्यादा ज्वेलरी है, पेंटिंग है, व्हाइट गुड्स है, मार्बल एक्सेट्रा कुछ भी परचेज़ किया है इनमें से तो वो एसएफटी में रिपोर्ट होगा। फिर डिपॉज़िट और क्रेडिट्स इन करंट अकाउंट अबव 50 लाख, 50 लाख से ज़्यादा करंट अकाउंट में डिपॉज़िट किया, क्रेडिट किया तो फिर वो एसएफटी में रिपोर्ट होगा। फिर है डिपॉजिट और क्रेडिट्स इन नॉन करंट अकाउंट अबव 25 लाख्स। तो अभी पिछले स्लाइड में हमने 10 लाख्स देखा, वो कैश डिपॉजिट था और ये सिर्फ डिपॉजिट है तो इसमें ऑल डिपॉजिट कवर हो जाएगी। ठीक है। फिर पेमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स अबव 20,000, 20,000 से ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स हम पे करते हैं तो उस पे वो भी एसएफटी में रिपोर्ट होगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर हम 50,000 से ज़्यादा पे करते हैं तो वो भी एसएफटी में रिपोर्ट होगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 से ज़्यादा है तो वो भी हमारा एसएफटी में रिपोर्ट होगा। शेयर ट्रांजैक्शन, डीमैट अकाउंट, बैंक लॉकर, ये सब चीज़ एसएफटी में रिपोर्ट होगी। ये एसएफटी रिपोर्टिंग में जो भी ये सब रिपोर्ट होगा तो उससे हमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा एक्यूरेट और परफेक्ट रिटर्न जा रहा है, हमारे पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ये एसएफटी रिपोर्टिंग को जो भी हमारा ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर होता है उनको हम वो ट्रांजैक्शन को करेक्टली इनकम टैक्स रिटर्न में रिफ्लेक्ट करना रहता है। तो वो एक चीज़ हमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारा जो भी ट्रांज़ैक्शन हुआ है, वो हमको कंपल्सरी रिटर्न में शो करना है। अदरवाइज़ वो ये एसएफटी रिपोर्टिंग में उनको डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन रहेगी, अगर हमने वो चीज़ रिटर्न में नहीं दिखाई तो वो मिसमैच आएगा, तो आगे हमको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और एक जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो डिडक्शन ऑफ टैक्स एट हाई रेट फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। तो अगर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उसका डिडक्शन और कलेक्शन ऑफ टैक्स हायर रेट पे होगा। तो ये चीज़ खास ध्यान रखनी है कि इनकम टैक्स रिटर्न कंपल्सरी फाइल करना ही रहेगा। जो नॉन फाइलर है इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल नहीं करते उनको ज़्यादा टैक्स लगेगा। कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय द पर्सन हैविंग बैंक ट्रांजेक्शन अबव 30 लैक्स, तो जितना बैंक ट्रांजेक्शन अगर 30 लैक्स से ज़्यादा है तो उनको कंपल्सरी रिटर्न फाइल करना रहेगा। फिर ऑल प्रोफेशनल बिजनेसेस हैविंग टर्नओवर अबव 50 लैक्स, जो भी प्रोफेशनल है, सीए है, आर्किटेक्ट, इंजीनियर है, डॉक्टर्स है, सारे के सारे प्रोफेशनल का 50 लाख से ज़्यादा टर्नओवर होता है तो उनको कंपल्सरी रिटर्न फाइल करना रहेगा। ठीक। फिर जो भी रेंट होता है वो 40,000 से ज़्यादा पे करते हैं तो तब भी हमको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है।
सो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ खास शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू।